बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 मई 2022 और आज के इस वीडियो में 15 और 16 मई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। हालांकि इस श्रृंखला के जितने वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में सुनंदनी कार्यक्रम को किस चालू वित्तीय वर्ष तक विस्तारित किया गया है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इसे विस्तारित किया गया है। और ये सुनंदनी कार्यक्रम क्या है, ये कंप्लीट चीजें ऑलरेडी हमने आपको बतला दिया है। तो राइट आंसर था यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वित्त वर्ष 2022-23। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जो हाल ही में यानी कि कल जो बीपीएससी सीडीपीओ वाला एग्जाम आयोजित हुआ था, इस एग्जाम में करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न पूछे गए वो हमारा सारा बताया हुआ प्रश्न था। जो हमने नोट्स आपको प्रोवाइड किया है वहां से सारे के सारे प्रश्न आपके मैच किए हैं बीपीएससी सीडीपीओ वाला एग्जाम में। तो जो लोग बीपीएससी में अगर करंट अफेयर्स को फॉलो किए थे भरपूर फायदा आप लोगों को मिला होगा। इसकी पुष्टि आप खुद ही कर सकते हैं। तो जो लोग भी एग्जाम दिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके लिए हमने बीपीएससी मेकर ऐप पर वो सुविधाएं आपको प्रदान किया है जहां पर आप डेली बेसिस पर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है जो कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षा खास करके बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम पर केंद्रित था। जो लोग 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में सोच रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन यहां पर कर सकते हैं। ये 50 प्रैक्टिस सेट का एक श्रृंखला है, जरूर आप लोग इसे ज्वाइन करें। और यहाँ पर करंट अफेयर जो आपको इस पैकेज के तहत प्रदान किया जाएगा जिसमें कि बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर शामिल होंगे। बिहार की परीक्षाओं पर तमाम ये केंद्रित होंगे और भी कई सारे मटेरियल है जो कि बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि करंट अफेयर्स का एक सेपरेट कोर्स भी है जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की तैयारी कर पाएंगे। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद करंट अफेयर्स कोर्स के तहत आपको 2 पैकेज दिखेगा। इन दोनों पैकेज में से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उतने दिनों का आपका प्लान रहेगा और साथ साथ जब इसे आप परचेज करेंगे तब से प्रीवियस जितना मंथ का यहाँ पर मटेरियल अपलोड है वो सारा आपको निःशुल्क मिल जाएगा। तो जल्दी से इसे ज्वाइन करें और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप यहाँ से बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चीज के लिए यहाँ पर श्योर रहें, हमारे जो मटेरियल होते हैं वो काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। ये आपको सफलता दिलाने में आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मनरेगा अर्थात ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि बिहार सरकार ने मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के बारे में आने वाली शिकायतों के लिए हाल ही में राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है। आपको ध्यान रखना ये मनरेगा के लिए अभी हाल ही में इसका कह सकते हैं शुरुआत किया गया है, फिर इसकी गठन किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनरेगा। इसके तहत क्या क्या चीजें होंगी वो आप यहाँ पर आगे कुछ पॉइंट में देख सकते हैं कि लोकपाल न सिर्फ मनरेगा कार्यों का भौतिक निरीक्षण करेंगे बल्कि आम लोगों व मनरेगा मजदूरों से शिकायतें हासिल कर सीधे जांच कर सकेंगे। इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए हाल ही में यह राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। यहाँ पर आगे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने राधा किशोर झा को लोकपाल का अध्यक्ष और देवेश नाथ दीक्षित को सचिव नामित किया है। तो ये जानकारी भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे किस योजना के लिए तो आपको ध्यान रखना मनरेगा। चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं मनरेगा की, तो मनरेगा के बारे में जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मनरेगा का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये आपको यहाँ से ध्यान रखना चाहिए। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसका पूरा नाम होता है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आपको बता दूं कि ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अर्थात नरेगा का शुभारंभ मनमोहन सिंह सरकार ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से किया था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने गलती से नरेगा नहीं लिखा है, बल्कि जब इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से, तो उस समय इस योजना का नाम नरेगा योजना था। लेकिन बाद में यहाँ पर उसी पॉइंट को हमने लिखा कि जिसे बाद में 2 अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा भारत में एक रोजगार गारंटी योजना है जो कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। ये इसका कह सकते हैं एक टारगेट है जिस विषय पर यहाँ पर हमने सारी चीजों को ऐड किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की ऐतिहासिक नगरी गया का नाम क्या करने के लिए हाल ही में नगर निगम की ओर से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य एवं केंद्र सरकार को भेजा गया है।
तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा गया जी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में बिहार की ऐतिहासिक धर्म नगरी और मोक्षधाम कहे जाने वाले गया का नाम बदलकर गया जी करने के लिए नगर निगम की ओर से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य एवं केंद्र सरकार को भेजा गया है। ये यहाँ से ध्यान रखें, गया का नाम गया जी करने को लेकर अभी हाल ही में राज्य और केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है पारित करके, जो कि यहाँ से ध्यान रखें गया नगर निगम के द्वारा ये भेजा गया है। अब देखिए यहाँ पे बात आई है गया की, तो गया के बारे में 2 पॉइंट है जो हमने यहाँ पर ऐड किया, हालांकि दोनों महत्वपूर्ण है। तो गया में ही बिहार का दूसरा जैव विविधता पार्क है, जबकि अररिया में पहला है। जैव विविधता पार्क अर्थात बायोडायवर्सिटी पार्क की बात किया जाए तो बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बिहार के अररिया जिले के कुसियार गांव में है, जबकि बिहार का दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क जो है ये बिहार के गया जिले में है, जबकि तीसरा जो प्रस्तावित है, तीसरा का जो निर्माण होना ये बिहार के सुपौल जिले में। ये संबंधित चीजों को यहां से आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर गया के बारे में एक पॉइंट हमने ये भी लिख दिया कि बिहार में सबसे अधिक गर्मी और ठंडी गया जिले में ही पड़ती है। ये चीजों को यहां से आपको ध्यान रखना है। अब बात है गया की, तो गया जिले के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट को और भी देखेंगे। सबसे पहले बात करें बिहार के प्रमंडल और जिलों की, तो वर्तमान समय में बिहार में 9 प्रमंडल यानी कि पूरे बिहार को 9 भागों में या फिर 9 डिवीजनों में बांटा गया है, यानी कि 9 प्रमंडल में इसे विभाजित किया गया है। इन 9 प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं कुल 38 जिले, और इनमें से एक प्रमंडल है मगध, जिसके अंतर्गत गया जिला आता है। ठीक है, मगध प्रमंडल का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर ये गया है, और मगध प्रमंडल के अंतर्गत कुल मिला के 5 जिले आते हैं। ये जिले हैं गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल। हमने यहाँ पे ब्रैकेट में 5 इसलिए लिखा है क्योंकि गया जिला जो है ये बिहार के अन्य 5 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। आप बिहार वाले मैप पर जब गया की स्थिति को ढूंढेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि नीचे गया की स्थिति है। बिहार वाले मैप पर ये गया की स्थिति है। अभी मैंने आपको बताया कि बिहार में जो गया जिला ये 5 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये 5 अन्य जिलों की बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे औरंगाबाद से, तो औरंगाबाद एक हो गया, दूसरा होगा अरवल, तीसरा है जहानाबाद, चौथा है नालंदा, 5वां है नवादा। तो कुल मिला के 5 ऐसे जिले हैं जो कि गया के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अरवल जिला की बात करें तो ये बिहार का सबसे नवीनतम जिला है जो कि 38वां जिला है। अगर हम बात करें 39वें जिले की, पटना जिला का एक क्षेत्र है बाढ़ का क्षेत्र, इसे भी हाल ही में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 39वां जिला बनाए जाने की घोषणा की गई थी। एक प्रश्न 65वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था प्रारंभिक परीक्षा में कि पटना जिला बिहार के कितने अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये महत्वपूर्ण था, आपको ध्यान रखना, कुल 9 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है राजधानी पटना। हम यहां पर चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रतिष्ठित वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बालकृष्ण दोषी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में पुणे महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। आप यहां पर उन्हें इस इमेज में देख सकते हैं, यही है प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी। इनसे संबंधित कुछ पॉइंट को हमने और लिखा है कि यह सम्मान उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट अर्थात रीबा के अध्यक्ष सैमन अल्फोर्ड द्वारा प्रदान किया गया। ये यहां से ध्यान रखें। अगला पॉइंट हमारा यह कि यह वास्तुकला अर्थात आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिए जाने वाले दुनिया का सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। और अगर हम बात करें बालकृष्ण दोषी को, तो उन्हें वर्ष 2018 में वास्तुकला का नोबेल कहे जाने वाले पिज्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी हाल ही में ये खबरों में, तो यहां से भी आपके प्रश्न बनने की संभावना है। हाल ही के दिनों में देखा गया करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा कठिन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे संबंधित जो चीजें होते हैं वो सारी चीजें आपको यहां से ध्यान रखना है और सभी को रेगुलर बेसिस पर नोट करना है। अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं, बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू ये तमाम नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं जो आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है। बिहार में आयोजित होने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर आप अभी से तैयारी में लगेंगे और यहाँ से करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी निसंदेह ही बहुत अच्छी लेवल का होगा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कौन हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कैटलिन नोवाक, जो कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और वे 44 वर्ष की है और वे 44 साल की उम्र में हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। ये भी यहां से आपको ध्यान रखना है, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है, जो कि ये ध्यान रखना है, और ये पहली महिला राष्ट्रपति है। और हमने अगले पॉइंट में यहाँ पे ये लिखा कि कैटलिन नोवाक ने निवर्तमान राष्ट्रपति जेनोस एडर की जगह लिया है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। हालांकि ये वाला पॉइंट जो था कि वे 44 वर्ष की है और ये 44 वर्ष की उम्र में कह सकते हैं हंगरी की सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति है अब तक के।
अगले प्रश्न पे जाने से पहले एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। यहाँ पे बात आई थी हंगरी की। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। देखते हैं कितने लोगों को पता है, कोई भी चीट नहीं करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए हंगरी की राजधानी कहाँ है। अब यहाँ पे हमारा अगला है पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रानिल विक्रमसिंघे। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद 12 मई 2022 को श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को एक बार फिर से अगले पीएम अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको यहाँ पर मैं बताऊं रानिल विक्रमसिंघे के बारे में, इससे पहले भी रानिल विक्रमसिंघे 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस वजह से यहाँ पर हमने लिखा है कि पुनः ये कह सकते हैं नेपाल के पीएम नियुक्त किए गए हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे हमने ये लिखा है कि उन्हें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्ष ने 12 मई को कोलंबो में पद की शपथ दिलाई है। अगला होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की यात्रा पर हैं। बताएं कि 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यह कौन सी नेपाल यात्रा है। इस तरह के भी प्रश्न हमने देखे हैं कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये 5वीं यात्रा है 2014 से लेकर अब तक की बात करें तो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5वीं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर हैं और यह वर्ष 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 5वीं नेपाल यात्रा है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अब चूंकि बात आई है लुम्बिनी की, और लुम्बिनी की बात आई है तो एक प्रश्न आपके माइंड पे क्लिक होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर लुम्बिनी में ही कह सकते हैं गौतम बुद्ध का कह सकते हैं जन्म स्थान है। उसी से संबंधित हमने कुछ पॉइंट को लिखा है कि लुम्बिनी में ही बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जबकि इनकी मृत्यु या फिर महापरिनिर्वाण की बात करें तो ये 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई थी। और भगवान बुद्ध की इस मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ये ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए। प्रीवियस वर्षों के जब प्रश्न पत्र को आप देखते होंगे तो वहां पर आपको इस तरह के आसान एक प्रश्न जरूर देखने को मिला होगा। जिस प्रकार से कह सकते हैं कुंवर से संबंधित एक प्रश्न हर बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ से भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक प्रश्न कह सकते हैं निश्चित तौर पर पूछा जाता है। अगला होगा यहाँ पर 7वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है। बताएं कि एम.के. स्टालिन भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा तमिलनाडु, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये घोषणा भी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया और भारत में पहली बार इस तरह की पहल की गई है। अर्थात तमिलनाडु भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जो सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन के साथ साथ नाश्ता भी प्रदान करेगा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इस तरह का पहल करने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है। अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का सड़क हादसे में निधन हो गया है। बताएं कि वे किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है एंड्रयू साइमंड्स। आपको बता दूं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया। 1998 में उन्होंने अपने क्रिकेट करियर का आगाज किया था, यानी कि इसे क्रिकेट करियर की जो शुरुआत हुई थी ये 1998 में हुई थी। हालांकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। लेकिन उसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर हम बात करें तो वे रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में 2 बार वर्ल्ड कप विनिंग टीम 2003 और 2007 का हिस्सा भी रहे थे। उस समय जब कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान थे रिकी पॉन्टिंग, तो उस टीम का वे हिस्सा रहे थे एंड्रयू साइमंड्स। 2003 और 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जो जीता था ये कह सकते हैं इस टीम का हिस्सा थे एंड्रयू साइमंड्स। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्रिकेट की, तो क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ फैक्ट को हम लोग जानेंगे। क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है ये है आईसीसी। आईसीसी के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। आईसीसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये ध्यान रखिए। आईसीसी के सिद्धांत या फिर मोटो की बात करें तो ये अच्छाई के लिए क्रिकेट इसका सिद्धांत है। इसकी स्थापना जो हुई थी ये 15 जून 1909 को हुई थी और इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान समय में आईसीसी के सदस्य राष्ट्र की बात करें तो 106 देश इसके कह सकते हैं सदस्य हैं। आधिकारिक भाषा है आईसीसी की अंग्रेजी और वर्तमान में चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। 9वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में 12वां आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां आयोजित किया गया है।
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस्तांबुल में आयोजित किया गया। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में 12वां IBF महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप तुर्की के एक शहर इस्तांबुल में आयोजित किया गया है और इस चैंपियनशिप का आयोजन 8 से 20 मई 2022 तक किया गया है। यानी कि इसकी शुरुआत जो हुई ये 8 मई को हुई, जो कि 20 मई 2022 तक चलेगी और इस चैंपियनशिप में 93 देशों से लगभग 400 से अधिक मुक्केबाजों ने भाग लिया है। आगे हमने तुर्की के बारे में एक पॉइंट को ऐड किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि तुर्की एकमात्र मुस्लिम बहुमत वाला ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है। यहां पर आपको बता दूं तुर्की की बात आई है और यहां पर धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको धर्मनिरपेक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष आखिर है क्या? तो अगर हम शॉर्ट में, अगर आसान भाषा में इसे समझने का प्रयास करें तो किसी भी राष्ट्र में धर्म को लेकर कोई हस्तक्षेप ना हो, सभी धर्मों को समान मान्यता हो, यही इसका एक अर्थ होता है। आई होप कि आप यहाँ पर इसे समझ गए होंगे। अब यहाँ पे तुर्की की बात करें तो तुर्की की राजधानी आपके एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा और यहाँ की जो मुद्रा है ये तुर्किश लीरा है, ये यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में IPL 2022 के KKR टीम के किस मुख्य कोच को इंग्लैंड पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ब्रेंडन मैकुलम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डिटेल जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम को इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आप यहां पर ब्रेंडन मैकुलम को इस इमेज में देख सकते हैं। ब्रेंडन मैकुलम न्यूजीलैंड टीम के पूर्व कप्तान व IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स अर्थात KKR के वर्तमान मुख्य कोच हैं, ये यहां पर ध्यान रखिएगा। हालांकि वे इस वर्ष IPL 2022 के 15वें सीजन तक KKR के मुख्य कोच बने रहेंगे। इस वर्ष 2022 में जो IPL का संस्करण आयोजित हुआ है ये 15वां संस्करण है। तो KKR की तरफ से जो मुख्य कोच है KKR के, ये आपको ध्यान रखना, ये ब्रेंडन मैकुलम है, जिन्हें कि हाल ही में इंग्लैंड पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इस वर्ष IPL के अगर हम टाइटल स्पॉन्सर की बात करें तो टाइटल स्पॉन्सर IPL के 15वें सीजन का है टाटा। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अगला होगा यहाँ पर IPL के बारे में कुछ चीजों को हम लोग देखेंगे क्योंकि IPL की यहाँ पर चर्चा हुई है। तो IPL का जो पूरा नाम होता है ये होता है इंडियन प्रीमियर लीग, ये आप यहाँ से सबसे पहले ध्यान रखेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग भारत की एक T20 क्रिकेट लीग है। इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। हालांकि इसका पहला संस्करण जो आयोजित हुआ था ये वर्ष 2008 में, एक वर्ष बाद आयोजित हुआ था। IPL 2021 का जो संस्करण था ये 14वां संस्करण था। 2022 वाला संस्करण 15वां संस्करण है। 2021 का प्रीमियर चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था और चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है वर्तमान में। 2021 के IPL संस्करण के सबसे महंगे खिलाड़ी थे क्रिस मॉरिस, जो कि राजस्थान रॉयल्स टीम से थे। वर्तमान चैंपियन की बात किया जाए तो चेन्नई सुपर किंग वर्तमान चैंपियन है, जिन्हें कि वर्ष 2021 में इन्होंने अपना चौथा खिताब अपने नाम किया था। और अगर हम बात करें सर्वाधिक खिताब IPL का किस टीम के नाम है तो मुंबई इंडियंस के नाम सर्वाधिक खिताब है। कुल मिलाकर मुंबई इंडियंस ने 5 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। यानी कि सबसे सफल टीम की बात किया जाए तो IPL का जो सबसे सफल टीम है ये है मुंबई इंडियंस। अगला होगा यहाँ पर 11वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 अर्थात इसके दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में इस योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया अर्थात इसके 2.0 वर्जन लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य की बात करें तो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य राज्य की बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना ही इसका उद्देश्य है। और साथ साथ एक पॉइंट और ध्यान रखिए, इसके उद्देश्य में यह भी आता है कि बालिकाओं के जन्म से लेकर उसकी शादी तक किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करना, यह भी इसमें सम्मिलित है। तो इस योजना का नाम है लाडली लक्ष्मी योजना, जिसके दूसरे चरण की शुरुआत अभी हाल ही में कह सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में 12 मई 2022 को वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इसका अभी हाल ही में दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। आपको बता दूं कि 12 मई 2022 को दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये यहां से आपको ध्यान रखना है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। तो यहां से आप ये ध्यान रखिए, इसका भी हाल ही में दूसरा संस्करण आयोजित हुआ था। अब यहां पर हम लोग चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किसे हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक अर्थात DGP नियुक्त किया गया है? आप लोगों को प्रश्न पूछा था प्रत्येक वीडियो में, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए और विस्तृत तौर पर सारी चीजों को लिखे, जो भी चीजें यहाँ पर हमने आपको बताया। ये आपको जब आप चीजों को लिखते हैं तो आपके माइंड में थोड़ा सा असर पड़ता है और ये आप चीजों को लंबे समय तक के लिए याद रखने में सक्षम हो पाते हैं।
तो इसीलिए जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग इसे लिखें और कोशिश करेंगे इसे विस्तार पूर्वक लिखा जाए। जितनी भी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ वो सभी चीज़ों को आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।